नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आरोह भाग 1 क्लास 11th की पुस्तक जिसके अंतर्गत गद्य खंड में चौथा पाठ है विदाई संभाषण और जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। यह एक व्यंग है और इसी का आज हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखने वाले हैं। इस पाठ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, पाठ के हर एक लाइन से प्रश्न लिया गया है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। ये सभी प्रश्न आपके पीजीटी एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आइए शुरू करते हैं पाठ को। पहला प्रश्न है पाठ का, विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त विदाई संभाषण पाठ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, विदाई संभाषण को बाल मुकुंद गुप्त जी की किस रचना से लिया गया है? तो शिव शंभू के चिट्ठे रचना से विदाई संभाषण पाठ को लिया गया है। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे कैसी रचना है? तो यह व्यंग रचना है। प्रश्न है, लेखक ने विदाई संभाषण किस अंग्रेज शासक की विदाई के समय लिखा था? तो लेखक ने लॉर्ड कर्जन के विदाई के समय विदाई संभाषण नामक पाठ यानी रचना को लिखा था। अगला प्रश्न है, इस पाठ में सूत्रधार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सूत्रधार शब्द इस पाठ में लॉर्ड कर्जन के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार सूत्रधार शब्द का क्या अर्थ है? तो सूत्रधार शब्द का अर्थ है जिसके हाथ में संचालन की डोर हो। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन भारत में कितनी बार वायसराय बनकर आए? तो लॉर्ड कर्जन भारत में 2 बार वायसराय बनकर आए। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो कर्जन का कार्यकाल, पहला कार्यकाल सन 1899 से 1904 तक और दूसरा कार्यकाल 1904 से 1905 तक रहा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने भारत में क्या करने की कोशिश की? तो कर्जन अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की थी भारत में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन किसके पक्षधर थे? तो वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे। सरकार की जो निरंकुश नीति थी उसके पक्षधर वो थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने किसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इनको पता था कि प्रेस में जो भी पत्रिकाएं पत्र जो भी छप रही है तो इससे जनता कहीं जागरूक न हो जाए, तो इसलिए इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है, विदाई संभाषण पाठ में लेखक ने तीसरी शक्ति किससे कहा है? तो लेखक ने तीसरी शक्ति इंग्लैंड की महारानी को कहा है। प्रश्न है, तीसरी शक्ति यानी इंग्लैंड की महारानी का आदेश मानने को कौन बाध्य था? तो भारत का वायसराय जो था वो इंग्लैंड की महारानी का आदेश मानने को बाध्य था। प्रश्न है, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है। इस वाक्य में लीलामय किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो लीलामय ईश्वर के लिए इस पाठ में प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन ने किन्हें गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है? तो भारतीयों को उन्होंने गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार कौन सा समय करुण उत्पादक होता है? तो करुणोत्पादक जो समय होता है वो बिछड़ने का समय होता है। प्रश्न है, शिव शंभू के पास कितनी गायें थी? तो उनके पास 2 गायें थी। एक का नाम था शक्तिशाली और दूसरे का नाम था बलशाली। अगला प्रश्न है,
शिव शंभू ने अपनी कौन सी गाय पुरोहित को दान दे दी थी? तो इन्होंने अपनी शक्तिशाली नाम की जो गाय थी उसको पुरोहित को दान दे दी थी। अगला प्रश्न है, बलशाली गाय से बिछड़ने पर रोज उससे मार खाने वाली दुर्बल गाय को कैसा लगा? तो वह बहुत दुखी हुई थी। प्रश्न है, लेखक के अनुसार बिछड़ने के समय मन में किस रस का आविर्भाव होता है? तो वियोग रस का आविर्भाव होता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और पूरा वीडियो को देखें, ताकि इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं सभी प्रश्नों को लिया गया है। प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल रूपी नाटक का अंत कैसा था? तो कर्जन का शासनकाल रूपी नाटक का जो अंत था वो बहुत ही दुखांत था। अगला प्रश्न है, कर्जन जब दूसरी बार वायसराय बनकर भारत आए तो वे कहाँ उतरे थे? तो वे मुंबई में उतरे थे। प्रश्न है, किसने भारत आकर आलिफ लैला और बगदाद के खलीफा अब्बुल हसन से भी ज़्यादा शान और शौकत देखी? तो कर्जन ने अब्बुल हसन और आलिफ लैला बगदाद के खलीफा के जैसा से भी ज़्यादा शासन इन्होंने कर्जन की देखी। अगला प्रश्न है, जुलूस में लॉर्ड कर्जन किस पर सवार रहता था? तो वो सबसे ऊंचे हाथी में सवार रहते थे। अगला प्रश्न है, जुलूस निकलने पर कर्जन का हाथी कहाँ होता था? तो जुलूस निकलने पर कर्जन का हाथी सबसे आगे होता था। प्रश्न है, लेखक के अनुसार ईश्वर और इंग्लैंड की महारानी एडवर्थ के बाद इस देश में सबसे ऊंचा स्थान किसका था? तो इस देश में लेखक के अनुसार इंग्लैंड की महारानी के बाद सबसे ऊंचा स्थान कर्जन का था। अगला प्रश्न है, कर्जन और उसकी लेडीज किससे बनी कुर्सी पर बैठते थे? तो वे सोने से बने कुर्सी पर बैठते थे, कर्जन और उसकी लेडी। अगला प्रश्न है, काउंसिल में उटपटांग कानून पास करने वक्त कर्जन के अंदर क्या नज़र नहीं आई? तो उसके अंदर काउंसिल में उटपटांग कानून पास करते समय गंभीरता नज़र नहीं आई। प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन हमेशा ब्रिटिश शासकों को किस बात की धमकी देता था? तो कर्जन हमेशा ब्रिटिश शासकों को इस्तीफा देने की धमकी देता था। प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के इशारे पर कौन नाचते थे? तो हाकिम उसके इशारे पर नाचते थे। प्रश्न है, भारत की दिशा शिक्षा व्यवस्था को लगभग किसने ख़त्म किया? तो भारत की शिक्षा व्यवस्था को लगभग लॉर्ड कर्जन ने ही ख़त्म किया। जो पहले से भारत की शिक्षा व्यवस्था थी उसको इसने ख़त्म कर दिया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने इस देश में बड़े पैमाने पर क्या फैलाई? तो इसने बड़े पैमाने पर भारत देश में अशांति फैलाई। प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने के किस वर्ग को सबसे अधिक पसंद करते थे? तो लॉर्ड कर्जन शिक्षित वर्ग को सबसे अधिक पसंद करते थे। प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन कभी कभार किसके बारे में सोच लिया करता था? तो यह भारत की अनपढ़ जनता के बारे में कभी कभार सोच लिया करता था और उसी के अनुसार अपने कुछ नीति और नियम बना देता था और उसे लागू भी कर देता था। अगला प्रश्न है, भारत के अनपढ़ जनता किस राजकुमार के गीत गाया करती थी? तो ये सुल्तान के गीत गाया करती थी भारत की जो अनपढ़ जनता थी। प्रश्न है, राजकुमार नर सुल्तान के जीवन में जब संकट आया था तो उसने अपने जीवन के कुछ साल कहाँ बिताए थे? तो इन्होंने अपने जीवन का कुछ काल नरवरगढ़ में बिताया था। अगला प्रश्न है, नरवरगढ़ से अपने घर लौटते समय राजकुमार नर सुल्तान ने क्या किया? तो नरवरगढ़ को प्रणाम कर उसका शुक्रिया अदा किया। प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के भारत छोड़ो वक्त लेखक उससे क्या उम्मीद कर रहे थे?
तो लेखक ये उम्मीद कर रहे थे कि करजन जाते वक्त इस देश का शुक्रिया अदा करके जाएंगे, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, शुक्रिया अदा नहीं किया। अगला प्रश्न है, भारत में जितने भी प्रधान शासक आए उसका अंत में क्या हाल हुआ? तो उनका अंत में सबको यहाँ से जाना पड़ा। जितने भी शासक आए अंत में सभी को यहाँ से जाना पड़ा। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1865 को गुड़ियाना, जो कि रोहतक हरियाणा में पड़ता है, जन्म हुआ था। अब आपको बाल मुकुंद गुप्त से यानी इस पाठ के लेखक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। पाठ से जितने भी प्रश्न बने थे उन सभी प्रश्नों को हमने देख लिया। तो लेखक से संबंधित भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो सभी प्रश्नों को आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1907 में 82 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त ने कौन कौन से पत्रों का संपादन किया? तो इन्होंने जिन जिन पत्रों का संपादन किया था उनका नाम कुछ इस प्रकार से है: हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र, भारत प्रताप, ये कुछ पत्र है जिसका इन्होंने संपादन किया। किसने? बाल मुकुंद गुप्त ने। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है? तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे और खत। शिव शंभू के चिट्ठे और खत, ये दो इनका रचना है जो अत्यंत ही प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त का कविता संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो इनका कविता संग्रह स्फुट कविता नाम से प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त को कौन से दो युगों को जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है? तो गुप्त जी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, इन दोनों युगों की कड़ियों को जोड़ने वाले माने जाते हैं। प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त जी ने कौन से निबंध की रचना की? तो इन्होंने जिस निबंध की रचना की वो है बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली। इसमें इनके कई सारे निबंध है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।